दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गूगल आपके बारे में कितना जानता है? या फिर ये कि जब दुनिया के सबसे अमीर आदमी का तलाक हुआ तब उसे डाइवोर्स सेटलमेंट में कितनी बड़ी रकम देनी पड़ी? अच्छा, क्या ये जानते हैं कि मार्स पर एस्ट्रोनॉट्स का जाना और वापस पृथ्वी पर आना नामुमकिन क्यों है? मिलेंगे ऐसे ही कुछ बेहद इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब आप सभी को आज के इस एपिसोड में। तो जल्दी से बांध लीजिए अपनी अपनी कमर पेटियां एक बार फिर। बिना किसी भी देरी के शुरू करते हैं फैक्टिफाइड हिंदी पर आज का ये सफर। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, चाहे वो ऑनलाइन सर्च हो या फिर नेविगेशन, गूगल की किसी ना किसी सर्विस को हम सब इस्तेमाल करते हैं। हर एंड्रॉइड यूजर का तो जीमेल अकाउंट होता ही है, लेकिन गूगल की इतनी अलग अलग एप्स इस्तेमाल करने के बाद क्या कभी आपने ये सोचा है कि गूगल आपके बारे में कितना जानता है? अगर नहीं तो दोस्तों बता दूं कि शायद आपसे भी ज्यादा। और वो कैसे, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। आप में से कुछ लोग ये तो जानते होंगे कि गूगल हमें ट्रैक करता है, लेकिन कितना, ये जान के शायद आपके होश उड़ जाए। दोस्तों, गूगल अब एक सर्च इंजन कंपनी नहीं रही, अब वो एक ट्रैकिंग कंपनी बन चुकी है। आपने गूगल पर आज तक क्या क्या सर्च किया है? आपने यूट्यूब पर कौन कौन सी वीडियो देखी हैं? आप कौन कौन सी वेबसाइट्स एक्सेस कर रहे हैं? माने कि आपकी पूरी इंटरनेट हिस्ट्री गूगल के एक डेटाबेस में हमेशा के लिए स्टोर रहती है। और दोस्तों, इसके लिए ये भी जरूरी नहीं कि ये ट्रैकिंग आपकी सिर्फ गूगल के क्रोम ब्राउजर पर ही हो। अपने वेबसाइट ट्रैकर्स के जरिए ये सारी ट्रैकिंग गूगल करता है इन इंट्रूसिव और इरिटेटिंग एड्स के लिए। दोस्तों, गूगल एड्स की दुनिया का बिग बॉस है और मैक्सिमम ऑनलाइन एड्स गूगल के प्लेटफॉर्म पर ही काम करती हैं। गूगल ये तक रिकॉर्ड करता है कि आपने किसी एड को देखा या नहीं, देखा तो कहां देखा, और देख के क्लिक किया या नहीं। इस ट्रैकिंग की हद तब और भी बढ़ जाती है जब आप एक एंड्रॉइड फोन यूजर होते हैं। आपकी लोकेशन से लेकर एप्स इस्तेमाल करने की आदतें, मैसेजेस और फोटोज, सब कुछ गूगल देख सकता है। और गूगल ये सब सिर्फ देखता ही नहीं है, बल्कि इस इकट्ठा हुई सारी इंफॉर्मेशन से वो आपकी एक यूनिक प्रोफाइल बनाता है। और फिर प्रोफाइलिंग के आधार पर ही गूगल आपको आपके इंटरेस्ट के हिसाब से एड्स दिखाता है और एडवर्टाइजर से मोटा मुनाफा कमाता है। तो कुछ समझे इस ट्रैकिंग के धंधे के बारे में। दोस्तों, एक टाइम पे जो ऑयल के लिए कहा जाता था, आज वही डेटा के लिए कहा जाता है। उम्मीद है इस फैक्ट की मदद से आप ट्रैकिंग के इस धंधे के बारे में कुछ समझे हो। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर ले जाकर वापस धरती पर ला चुका है, लेकिन क्या भविष्य में ऐसा ही कुछ मार्स मिशन पर मुमकिन है? क्या एस्ट्रोनॉट्स मंगल ग्रह की यात्रा करके वापस पृथ्वी पर आ सकते हैं? लेकिन दोस्तों, इसका जवाब बताने से पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं। वीडियो को यहीं पॉज करके नीचे कमेंट्स में साझा करें। खैर दोस्तों, आपको बता दूं कि मौजूदा टेक्नोलॉजी के दम पर मंगल ग्रह पर जाना और वापस पृथ्वी पर आना इतना इम्प्रैक्टिकल है कि हम इसे इम्पॉसिबल भी कह सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर रीयूज और मॉडर्न रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम होने के बावजूद आज भी साइंटिस्ट उन्हीं ग्रेविटी, मोशन और एरोडायनेमिक्स के नियमों से बंधे हुए हैं जिससे नासा के वैज्ञानिक 60 के दशक में बंधे हुए थे। मंगल ग्रह से वापस आने में सबसे बड़ी दिक्कत है ग्रेविटी। मंगल पर चांद से डबल से भी ज्यादा ग्रेविटी है। जहां चांद पर 1 किलो मास को लिफ्ट करने के लिए 632 किलोग्राम हार्डवेयर, टैंक और फ्यूल की जरूरत होती है, वहीं मंगल पर इससे 2 गुने से भी ज्यादा हार्डवेयर और फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, जो वहां पहुंचाना कोई आसान चीज नहीं है। दूसरा है मंगल की पृथ्वी से दूरी। दोस्तों, अपोलो के एस्ट्रोनॉट्स तो 3 ही दिन में चांद पर पहुंच गए थे, लेकिन पृथ्वी और चांद की दूरी से पृथ्वी और मंगल की दूरी 203 गुना ज्यादा है। कैलकुलेशंस के हिसाब से मंगल तक पहुंचने में एस्ट्रोनॉट्स को 4600 दिन या फिर 12 साल से भी ज्यादा समय लग सकता है। और दोस्तों, 12 साल तक एक स्पेसशिप पर पावर और सप्लाईज मेंटेन कर पाना मुमकिन नहीं है, जिस कारण फिलहाल तो ये नामुमकिन ही है। दोस्तों, आपने कई महंगी शादियों के बारे में तो देखा और सुना होगा, लेकिन क्या आपने दुनिया के सबसे महंगे तलाक के बारे में सुना है? दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो बता दूं कि अमेज़न कंपनी के मालिक जेफ बेजोस का अपनी पत्नी के साथ 2019 में हुआ तलाक दुनिया के सबसे महंगे तलाक के रूप में दर्ज हो गया। और जानते हैं तलाक के सेटलमेंट के तौर पर बेजोस को कितनी रकम देनी पड़ी? पूरे 38 बिलियन US डॉलर्स, जो होते हैं करीब करीब 2,80,000 करोड़ रुपए, जिसके मिलने के बाद जेफ की एक्स वाइफ मैकेंजी दुनिया की चौथी सबसे अमीर महिला बन गई। लेकिन इससे भी हैरानी की बात तो ये है दोस्तों कि इस बेहद महंगे तलाक के बाद भी
बेजोस 2019 में दुनिया के सबसे अमीर शख्स बने रहे। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आप दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित जगह के बारे में जानते हैं? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, इस फोटो को गौर से देखिए। आपको ये जगह झुग्गियों के बीच एक डंपिंग ग्राउंड की तरह लग रही होगी, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि ये एक नदी है। ये फिलीपींस की पसीग नदी है और बारीकी से देखने पर पता चलता है कि कचरा पानी पर तैर रहा है। पासीग फिलीपींस की सबसे बड़ी झील मनीला बे से लगभग 25 किलोमीटर दूर बहती है। इस नदी की बदकिस्मती ये है कि ये इस ग्रह की एक सबसे घनी आबादी के बीच से होकर निकलती है, जिसके परिणाम स्वरूप ही ये एक लोकल डंपिंग ग्राउंड बन गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब शहर की आबादी में विस्फोट हुआ तो नदी का इस्तेमाल कारखाने के कचरे, घरेलू कचरे और सीवेज को डंप करने के लिए किया जाने लगा। 1990 के दशक में पासीग को जैविक रूप से मृत घोषित कर दिया गया था, जिसका मतलब होता है कि पानी में ऑक्सीजन इतने निचले स्तर पर पहुंच गया था कि इसमें कोई भी पानी का जीव नहीं रह सकता था। लेकिन दोस्तों, हमारी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये फोटोग्राफ है आज की पासीग नदी की। 2008 से एशियन डेवलपमेंट बैंक और फिलीपीन सरकार ने नदी के पुनर्वास के लिए एक पहल की। इतने बड़े क्लीनिंग प्रोजेक्ट में शहर के लोगों, अलग अलग सरकारी एजेंसियों और पर्यावरण विशेषज्ञों को एक साथ लाने की जरूरत थी। फिलीपीन नागरिकों ने खुद भी बड़ी संख्या में इस क्लीनिंग ऑपरेशन में हिस्सा लिया और धीरे धीरे मृत नदी में जीवन वापस आने लगा। पासीग नदी ने पिछले ही साल अपनी सुंदरता और उपयोगिता के लिए बेस्ट एशियाई नदी का पुरस्कार भी जीता। और दोस्तों, ये फैक्ट आपको ये समझाने के लिए था कि अगर सरकार और जनता मिलकर ठान ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि अगर सारी दुनिया एक ही देश होती तो कैसा होता? अच्छा, आप ये बताइए कि अगर ऐसा होता तो दुनिया की कैपिटल यानी कि राजधानी किस शहर को चुना जाता? अपना सुझाव नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। लेकिन दोस्तों, अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही शहर ऐसा है जो पूरी दुनिया की राजधानी बनने का दम रखता है, और वो शहर है यूएसए की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाला शहर न्यूयॉर्क। सिर्फ 783 वर्ग किलोमीटर में फैला न्यूयॉर्क अकेले ही पूरे अमेरिका की जीडीपी में लगभग 8% का योगदान देता है। अमेरिका का शेयर बाजार न्यूयॉर्क में ही स्थित है और ऐसा माना जाता है कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को अगर छींक भी आती है तो पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता है। न्यूयॉर्क की साल 2018 की जीडीपी 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स थी। ये कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2018 में ही 32 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले भारत की जीडीपी 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स थी, जो कि न्यूयॉर्क जैसे एक शहर की जीडीपी का दुगना भी नहीं है। यही नहीं, अगर ये छोटा सा शहर अपने आप में एक देश होता तो ये दुनिया की 12वीं या फिर 13वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश होता। तो क्या ये सब जानने के बाद न्यूयॉर्क को कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड का खिताब मिलना गलत है? आप क्या सोचते हैं? फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आपने फिल्मों में कई बार ऐसे विजिलेंटे कैरेक्टर्स देखे होंगे जो कानून की जगह खुद ही क्रिमिनल्स को ठिकाने लगाने का काम करते हैं। लेकिन एक ऐसा ही रियल लाइफ विजिलेंटे कुछ साल पहले बांग्लादेश में सुनने को मिला। हुआ क्या कि रेप के कई आरोपियों की हत्याएं होने लगी। इन मृत लोगों के गले में एक तख्ती भी मिलती जिस पर लिखा होता, मेरा नाम फलाना है और मैंने फलानी लड़की का रेप किया था, ये मेरे पापों की सजा है। ये कौन कर रहा था ये कोई भी समझ नहीं पा रहा था, बस पता था तो बस एक नाम, हरक्यूलिस। ये शख्स रेप के आरोपियों को एक के बाद एक मौत के घाट उतारने लगा, जिसके बाद अपराधियों के दिल में एक आतंक सा फैल गया। लेकिन दोस्तों, ये आज तक पकड़ा नहीं गया और हरक्यूलिस तब से एक रहस्य ही बना हुआ है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसी तस्वीरें देखी हैं जिसमें हमें सपेरों का देश कहने वाले इन पश्चिमी लोगों की नग्नता नजर आती हो? समझे नहीं तो मैं समझाता हूँ। एक बार जरा इन चौंकाने वाली इन रेयर फोटोग्राफ्स को देखिए। ये तस्वीरें, जिनमें से कुछ तो हाल ही में 1958 में ली गई थी, दिखाती हैं कि काले और एशियाई लोगों के साथ कैसे इन लोगों ने क्रूरता से व्यवहार किया और सर्कस के जानवरों की तरह इनकी नुमाइशें लगाकर खूब पैसा भी बटोरा। विभिन्न जनजातियों वाले इन लोगों को मानव चिड़ियाघर में कैद करके रखा जाता था। उस समय में ऐसे मानव चिड़ियाघर पेरिस, हैम्बर्ग, एंटवर्प, बार्सिलोना, लंदन, मिलान और न्यूयॉर्क जैसे कई बड़े बड़े शहरों में पाए जाते थे। यहाँ समोआ के लोग, अफ्रीकी जनजातियों के अर्धनग्न लोग, सेनेगल के खानाबदोश कबीले वाले और दुनिया की कई जनजातियों की प्रदर्शनी लगाई जाती थी। कभी कभी तो इन लोगों को जंगली जानवरों के साथ एक ही पिंजरे में रखकर
इन्हें जंगली जानवरों के साथ लड़ाया भी जाता था। 1904 में ओलंपिक खेलों के साथ ही सेंट लुई वर्ल्ड फेयर में फिलीपींस के एपाचेस और इगोरोट्स लोगों की नुमाइश लगाई गई थी। खुद को सभ्य कहने वाले ये पश्चिमी तब इन दूसरे इंसानों को कैद रखते थे और मुर्गों की तरह लड़वाते भी थे। फिर 20वीं सदी आते आते टेलीविजन ने सर्कस की जगह ले ली और इन विदेशी जनजातियों की नुमाइश प्रचलन से धीरे धीरे खत्म हो गई। खैर, अब बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, अलकायदा टेररिस्ट ग्रुप का नाम तो आप सबने सुना होगा। आज ये दुनिया के कई हिस्सों में अलग अलग नाम से ऑपरेट करता है। अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन ओसामा बिन लादेन इसी टेरर ग्रुप का सरगना था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अलकायदा को बनाया किसने था? नहीं जानते तो हैरान रह जाएंगे जानकर कि अलकायदा को बनाने वाला कोई और नहीं, खुद अमेरिका ही था। कोल्ड वॉर के टाइम पे अमेरिका को सोवियत संघ के बॉर्डर पर लगने वाले इलाकों में यहाँ का मिलिटेंट पॉलिटिकल इस्लाम खूब भाया। तब CIA को ये टेरर आउटफिट्स सोवियत संघ के तोड़ के तौर पर नजर आ रहे थे। फॉर्मर ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी रॉबर्ट कुक बताते हैं कि अलकायदा, जिसका अरबी में मतलब एक डेटाबेस होता है और कुछ नहीं, CIA जैसी एजेंसीज द्वारा ट्रेन और सऊदी द्वारा फंडेड एक मिलिट्री ग्रुप है जिसे ये रूस के खिलाफ लड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। सोवियत संघ के टूटने के बाद अमेरिका ने इन टेरर ग्रुप्स का दामन छोड़ दिया और फिर 9/11 के हमले के बाद तो ये पश्चिमी दुनिया के लिए सबसे बड़े विलन बनकर उभरे। लेकिन दोस्तों, ये गेम हमारी और आपकी समझ से बहुत ऊपर है, इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो के अगले फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, आपने मुंबई की मरीन ड्राइव पर समुद्र किनारे पड़े इन अजीब से शेप्स वाले हजारों कंक्रीट पॉट्स को तो देखा होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन्हें टेट्रापॉड्स कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये वहाँ किस लिए रखे गए हैं? अगर नहीं तो बता दूं कि ये वहाँ समुद्र की लहरों के प्रकोप को कम करने के लिए रखे गए हैं और ये समुद्र से लगी हुई सड़क या फिर दूसरी किसी इमारत को लहरों से बचाने में कारगर है। इनकी बनावट में ही इनकी खूबी छिपी हुई है। लहरों के बीच स्टेबल रहने के लिए ये पॉट्स बड़ी ही आसानी से इंटरलॉक पोजीशन में आ जाते हैं। इंसानों के एक छोटे से फायदे के लिए, जैसे कि एम्बैंकमेंट और रोड बचाने में तो ये बड़े काम के हैं, लेकिन प्राकृतिक रूप से ये एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि समुद्र की लहरों का ये प्राकृतिक तरीके से निस्पंदन होने से रोकते हैं। ये पॉड्स इन तेज लहरों के साथ किनारे की ओर आने वाले समुद्री जीवों की चोट का और उनकी मौत का कारण भी बनते हैं, जिस कारण कई देशों में इन्हें बैन भी किया गया है। तो क्या मुंबई के इन टेट्रापॉड्स के बारे में बताकर आप अपने दोस्तों को इम्प्रेस नहीं करना चाहते? ऐसे सभी माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें फैक्टिफाइड हिंदी। खैर, अब बढ़ते हैं इस वीडियो के आखिरी फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, कोरोना को नॉकडाउन करने के लिए भले ही लॉकडाउन की जरूरत आन पड़ी हो, लेकिन इसकी वजह से सिर्फ हमारी नजर ही नहीं बल्कि सारा नजारा भी बदल चुका है। इस खेल का कंट्रोल अब प्रकृति के हाथों में जा चुका है, जिसकी वजह से हवाएं खुल के बह रही हैं, आसमान साफ दिखाई दे रहा है और पशु पक्षियों को भी इंसानों की बनाई बस्तियों और सड़कों में बेखौफ घूमने का मौका मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब प्रकृति ने इंसानों पर अपना वर्चस्व साबित किया है। अप्रैल 1986 में यूक्रेनियन SSR में चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुए इतिहास के सबसे बड़े न्यूक्लियर हादसे में कई लोगों की जान गई थी। रेडियो एक्टिविटी की वजह से हजारों लोगों ने इस इलाके को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और वैज्ञानिकों ने बताया कि ये जगह 20-25 हजार सालों तक इंसानों के रहने लायक नहीं हो पाएगी। दोस्तों, अगर सोचा जाए तो इस विषैले प्रभाव के कारण एक आबाद इलाके को इंसानों द्वारा एकाएक छोड़ देने के बाद उसे वीरान हो जाना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, प्रकृति का चमत्कार देखिए। आज 3 दशकों के बाद चेर्नोबिल एक हरे भरे और जैविक विविधता से भरे एक जंगल में बदल चुका है। यहाँ तक कि उस दौरान अस्तित्व के संकट से जूझ रहे कई जीव जंतु अब यहाँ बिना किसी रोक टोक के घूमते फिरते दिखते हैं। कुदरत ने इंसानों को तो उस जगह से निकाल दिया, लेकिन वहाँ बचे बाकी जीवन को और भी समृद्ध कर दिया। बेशक दोस्तों, चेर्नोबिल एक मैन मेड डिजास्टर था और कोरोना एक नेचुरल डिजास्टर, लेकिन इन दोनों ही केसेस में एक बात तो साबित होती है और वो ये है कि प्रकृति के आगे इंसान का कद बहुत बोना है। फिलहाल आपके लिए जरूरी है अपनी सेहत का ख्याल रखने का और जरूरत ना हो तो घर से नहीं निकलने का। बाकी आपको फैक्टिफाई करने मैं फिर आऊंगा इनक्रेडिबल और अमेजिंग फैक्ट्स के एक और सफर के साथ। फिलहाल यही खत्म होता है आज का फैक्टिफाइड हिंदी पर ये सफर। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।